दिया है। वहीं इस दौरान कपिल सिब्बल और गुलाम नबी आजाद ने मीडिया पर भी भ्रष्टाचार करने का आरोप लगाया है। भोपाल में प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में पत्रकार वार्ता के दौरान सिब्बल और आजाद दोनों मीडिया पर जमकर भड़के। सिब्बल ने कहा कि टीवी चैनल्स पॉजिटिव चीज दिखाना ही नहीं चाहते हैं। फिर भोपाल में ही भाजपा के वरिष्ठ नेता रविशंकर प्रसाद ने रेल रिश्वत कांड को लेकर केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा है। राज्यसभा में उपनेता प्रतिपक्ष रविशंकर प्रसाद ने कहा कि कांग्रेस रेल मंत्री पवन कुमार बंसल को बचाने में लगी है और सीबीआई को पवन बंसल से पूछताछ करनी चाहिए। पार्टी श्री पवन बंसल का बचाव कर रही है। इट इज एन ओपन एंड शट केस ऑफ करप्शन। रेलवे बोर्ड के मेंबर और चेयरमैन का पद भारत सरकार के सचिव के बराबर होता है। इट इज अकीन टू द सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। एंड मेंबर इलेक्ट्रिकल लगभग 3,500 करोड़ का ठेका हर साल देते हैं। छत्तीसगढ़ सरकार आज से विकास यात्रा 2013 का आगाज कर रही है। भाजपा के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी दंतेवाड़ा से विकास यात्रा का आगाज करेंगे। यात्रा 6 मई से शुरू होकर 20 मई तक 6 चरणों में चलेगी। 31 दिन सीएम डॉक्टर रमन सिंह खुद यात्रा में शामिल होकर जनसभाएं करेंगे। सीएम ने कहा कि विकास यात्रा में 93 आम सभाएं, 63 स्वागत सभाएं और 60 स्वागत कार्यक्रम होने वाले हैं। भाजपा की विकास यात्रा को लेकर केंद्रीय मंत्री डॉक्टर चरणदास महंत ने राज्य सरकार को आड़े हाथों लिया है। मीडिया से बातचीत में महंत ने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा विकास के कोई काम नहीं हुए। महंत ने कहा कि रमन सरकार ने केवल गरीबी बढ़ाई है, जिसके चलते बीपीएल परिवारों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सूबे के मुसलमानों को हज हाउस का बड़ा तोहफा दिया है। राजधानी जयपुर के करबला मैदान में मुख्यमंत्री ने हज हाउस का रविवार को लोकार्पण किया। हज कमेटी ने नए भवन का नाम हज कम्युनिटी सेंटर से बदलकर हज हाउस कर दिया है। मुख्यमंत्री ने मुसलमानों को हज हाउस की मुबारकबाद देते हुए कहा कि हमारा मुल्क एकता में अनेकता का संदेश देता है और हम सबको मिलकर कौमी एकता का संदेश देना है। गहलोत ने सरकार की योजनाओं का जिक्र करते हुए कहा कि जन कल्याण के लिए सरकार ने महत्वपूर्ण योजनाएं शुरू की हैं। वसुंधरा राजे की स्वराज संकल्प यात्रा का तीसरा चरण सियासी रूप से बेहद कठिन माने जाने वाले भरतपुर संभाग से हुआ। कांग्रेस का गढ़ बन चुकी खंडार विधानसभा क्षेत्र से जनसभा के माध्यम से वसुंधरा ने कांग्रेस के खिलाफ चुनावी शंखनाद किया। खंडार से के लोगों से सवाल करते हुए वसुंधरा राजे ने ये बताया कि सही मायने में भाजपा का राज ही स्वराज था। आज की सरकार जो महिलाओं की इज्जत आबरू की सुरक्षा नहीं कर सकती, उसे कुर्सी पर बैठने का अधिकार नहीं है। वहीं स्वराज संकल्प यात्रा के तहत वसुंधरा राजे ने खंडार के बाद सवाईमाधोपुर में भी जनसभा को संबोधित किया। इस मौके पर वसुंधरा राजे ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर जमकर निशाना साधा। वसुंधरा राजे ने कहा कि सरकार में ऊपर से नीचे तक लूट मची है और बाहर से आए लोग भी प्रदेश को लूट रहे हैं। वसुंधरा ने कथित रॉबर्ट वाड्रा जमीन घोटाले को लेकर भी प्रदेश सरकार पर जमकर निशाना साधा। भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता शाहनवाज हुसैन ने भी जनसभा को संबोधित किया और प्रदेश सरकार पर जमकर निशाना साधा। शाहनवाज हुसैन ने कहा कि सरकार 4.5 साल से सोई हुई है। नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया ने भी सरकार पर निशाना साधा। खबर बिहार झारखंड से है। झारखंड में चतरा पुलिस ने नक्सलियों की एक बड़ी साजिश को नाकाम कर दिया है। पुलिस को निशाना बनाने के लिए पक्की सड़क के 4 फीट नीचे
शक्तिशाली सिलेंडर बम लगाए गए थे। पुलिस को इसकी भनक लगी और अभियान चलाकर 500 सिलेंडर बॉम्ब्स को बरामद कर लिया। एसपी ने बताया कि माओवादियों ने झारखंड बिहार की सीमा पर हंटरगंज थाना क्षेत्र के लेंजवा गांव के पास ये लैंड माइन्स लगाई थी। उन्होंने बताया कि करीब 3 महीने पहले इन्हें लगाया गया होगा और इन्हें 100 मीटर की दूरी पर रखा गया था ताकि काफी बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचाया जा सके। इन बॉम्ब्स को बड़ी सुरक्षा के बीच डिफ्यूज कर दिया गया है। इधर शेखपुरा में बिजली चोरी के खिलाफ अभियान चलाने गए इंजीनियर और दूसरे कर्मचारियों पर ग्रामीणों ने हमला बोल दिया, जिसमें असिस्टेंट इंजीनियर, जूनियर इंजीनियर और एक मिस्त्री को गंभीर चोट आई है। विभाग की बरभीगा थाना क्षेत्र के नरसिंहपुर गांव में छापेमारी करने गई थी ये टीम और बिजली चोरी के आरोपियों की तस्वीर ली जा रही थी। इसी दौरान ग्रामीण भड़क गए और हमला कर दिया। ग्रामीणों का कहना है कि बिजली विभाग बिजली मुहैया नहीं करवा रहा है और चोरी के नाम पर लोगों को परेशान करता है। यहां लेंगे एक और छोटा सा ब्रेक, फौरन लौटेंगे। भारत की प्राचीन मौलिक खोज है योग, जो बनाए तन मन का संतुलन, जोड़े आत्मा को परमात्मा से, बढ़ाए शरीर की प्रतिरोधक क्षमता। रोग से बचने का सबसे आसान मंत्र योग मंत्र। देखिए इस समय पर। प्राचीन संस्कृति की पहचान लेकर आज का बिहार बढ़ चला है नई दिशा में, नई आशाएं लेकर। और उस राह पर घटती हर एक घटना करती है असर जनता पर, प्रदेश को देती है नया मोड़, तय करती है आगे की राह। इस तरह बनती है खबर, अपने बिहार की खबर, अपना बिहार इस समय पर। इस न्यूज के सह प्रायोजक हैं ग्रिजली विद्यालय कोडरमा, वर्ल्ड फेमस फॉर्मी मोबाइल, मोबाइल फॉर मी, लिटिल विंग स्कूल, कृष्णा नगर, बोटी मोड़, रांची, यमुना आवास डेवलपर्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, NSIT बेटा पटना बिहार, चारों खुशबू लाजवाब, मोक्ष अगरबत्ती। आपके सपने बुने हम हैं अग्रणी। बढ़ रही है जनसंख्या, घट रही है जोत, ऊपर से महंगाई का बोझ, विश्व बाजारों में जारी है प्रतिस्पर्धाओं का दौर, कृषि उत्पादन और आमदनी बढ़ाने की होड़। हम बताते हैं आपको कैसे करें कम लागत में अधिक उत्पादन। उन्नत बीज, नई तकनीक और विविधीकरण से बनाए संपूर्ण, समृद्ध और खुशहाल भारत। अन्नदाता देखिए हर रोज सुबह 6:30 बजे। करना घर का काम हो या बनानी हो भीड़ में पहचान, खूबसूरत रहने के नुस्खे भी हैं और फैशनेबल बनने के ट्रिक्स भी। शौक उभारने की पाठशाला भी है और संगनी क्वीन की कहानी भी। ये सब और बहुत कुछ सिर्फ संगनी फॉर टुडेज वुमेन के साथ। कार्यक्रम के सह प्रायोजक हैं पूरे परिवार का हेल्थ टॉनिक आइडोफॉल। आप हेल्दी, इंडिया हेल्दी। स्कूली शिक्षा। खबर उत्तर प्रदेश से है। लखनऊ पुलिस ने लुटेरों के एक ऐसे गिरोह को दबोचा है जिसमें एक डिप्टी एसपी का बेटा भी पकड़ में आया है। बंदूक की नोक दिखाकर लूटने वाले इस गिरोह के 3 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही फतेहपुर में तैनात सीओ के बेटे को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस को इनके पास से रिवॉल्वर समेत लूट की वारदात का सामान भी मिला है। इधर मेरठ में दिन दहाड़े प्रॉपर्टी डीलर की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। ये सनसनीखेज वारदात थाना कंकड़खेड़ा इलाके के शोभापुर की है, जहां गुरु प्रॉपर्टीज के मालिक संजय त्यागी से कुछ लोग मिलने आए और काफी देर बातचीत के बाद ऑफिस के अंदर गोलियां चली और हथियारों से लैस लोग मौके से फरार हो गए। दिन दहाड़े हत्या की वारदात से इलाके में सनसनी फैल गई। आनन फानन में संजय को एक निजी नर्सिंग होम में भर्ती करवाया गया, जहां डॉक्टर्स ने उसे मृत घोषित कर दिया। उधर पुलिस भी हत्यारों की तलाश में जुट गई है।
प्रतापगढ़ में शिक्षा माफियाओं के बड़े खेल का खुलासा हुआ है। उन्होंने यूपी बोर्ड की तरह एक फर्जी बोर्ड बना डाला और हजारों मासूमों की जिंदगी को मुसीबत में डाल दिया। यही नहीं, इन्होंने 7 कॉलेजों की मान्यता भी दे दी है। इनकी मार्कशीट पर लोग बीटीसी का प्रशिक्षण ले रहे हैं। 2 दर्जन जिलों में इनका खेल चल रहा है। आरटीआई की सूचना के तहत इनका खुलासा हुआ है। भारतीय विद्यालय शिक्षा बोर्ड मंडल की जारी सूची में देश में चल रहे 23 फर्जी बोर्डों में प्रतापगढ़ को पहली जगह मिली है और इसमें इस बोर्ड को फर्जी बताया है। इधर पाक कैदी सन्नाउल्लाह की हालत गंभीर हो गई है। जानकार सूत्रों के हवाले से खबर है कि पाक उच्चायुक्त सलमान वसीर को चंडीगढ़ जाकर घायल कैदी से मिलने की इजाजत दी गई है। पाक उच्चायुक्त का कहना है कि सन्नाउल्लाह की हालत में सुधार नहीं है। चंडीगढ़ के पीजीआई हॉस्पिटल में भर्ती पाकिस्तानी कैदी सन्नाउल्लाह की हालत चिंताजनक बनी हुई है। वो अब भी वेंटिलेटर पर डीप कोमा में है। जब से वो पीजीआई में भर्ती कराया गया है तब से उसकी स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ है। बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। चलते चलते तिरछी नजर। नमस्कार। ईटीवी के सभी प्यारे दर्शकों का योग मंत्र में स्वागत है। मैं योग गुरु डॉक्टर महेंद्र सिंह और मेरे साथ में है मेरी सहयोगी ज्योत्सना। आज हम करेंगे पक्षी आसन का पूर्वाभ्यास, वो भी खड़े होकर। लेकिन इससे पहले एक बार फिर से देख लेंगे कल हमने जिस आसन का अभ्यास किया था। योग मुद्रा आसन को करने के लिए सबसे पहले दोनों पैर सामने से खोल लें। अब धीरे धीरे एक एक पैर को घुटने से मोड़ते हुए दम के नीचे रखेंगे, अर्थात पहले वज्रासन की स्थिति में आएंगे। कमर सीधी कर लें बिल्कुल। अब अंगूठा अंदर रखते हुए मुट्ठी बना लें। दोनों कोहनियों को नाभि के पास लेकर जाएं, अर्थात नेवल वाले भाग के पास लेकर जाएं और दोनों मुट्ठियों को घुटनों के ऊपर टिका दें। अब धीरे धीरे श्वास को पूरा बाहर निकालते हुए आगे की ओर झुकते हुए ललाट को दोनों मुट्ठियों के बीच में ले जाने की कोशिश करें। कुछ सेकंड्स के लिए इसी पोजीशन में बनाए रखें, अर्थात श्वास को रोक कर रखें। श्वास को बाहर की ओर रोकते हुए बाहरी कुंभक लगाते हुए कुछ सेकंड्स के लिए रुकें और बिल्कुल धीरे धीरे श्वास लेते हुए वापस ऊपर उठा लें अपने शरीर को, सिर को ऊपर उठाते हुए। इस तरह से 3 से 4 बार इस आसन की आवृत्ति को दोहराएंगे। श्वास को पूरा बाहर निकालते हुए आगे की ओर जाएं और उस दौरान कोशिश करें अपने पेट को अधिकतम अंदर की ओर रखने की, अर्थात दोनों कोहनियों का जो दबाव है अपने नाभि वाले स्थान की ओर रखें। फाइनल पोजीशन में कुछ सेकंड्स के लिए रोक के रखें अपने आप को और बिल्कुल धीरे धीरे श्वास लेते हुए वापस ऊपर आ जाएं। पक्षी आसन का पूर्वाभ्यास करने के लिए सबसे पहले अपने स्थान पर खड़े हो जाएं।
दोनों हाथ थाइस के पास में रखें। अब दोनों पैरों में अधिकतम फासला कर लें और फासला करें। अब धीरे धीरे अपने दाहिने हाथ से बाएं पैर के अंगूठे को पकड़ेंगे और बाएं हाथ से दाएं पैर के, इस तरह से बदल बदल के करते रहें। और जो हाथ पीछे की तरफ जा रहा है उसी की ओर देखने की कोशिश करेंगे। श्वास को निकालते हुए आगे की ओर झुकेंगे और अपनी पूरी एकाग्रता कमर वाले भाग की ओर रखते हुए इस आसन का अभ्यास करेंगे। पैर के पंजों की स्थिति को नहीं बदलेंगे, अर्थात जो पैरों में फासला है, जो गैप है, वही रखते हुए इस आसन का अभ्यास करेंगे और श्वास को बाहर निकालते हुए आगे की ओर झुकना है। अधिकतम स्पाइन की ट्विस्टिंग करना है। पूरी एकाग्रता अपनी कमर वाले भाग पर रखते हुए इस आसन का अभ्यास करेंगे और मुंह को बंद रखते हुए बदल बदल के इस तरह से करते रहें। अब धीरे धीरे इस आसन में गति को भी बढ़ा सकते हैं, अर्थात थोड़ा सा स्पीड कर सकते हैं इसको करते समय, लेकिन शरीर का संतुलन भी इस आसन में बनाए रखना बहुत जरूरी होता है। यदि आपका शरीर का संतुलन नहीं बना हुआ, एकाग्रता आपकी पूरे शरीर के ऊपर नहीं है, तो आप गिर भी सकते हैं। इसलिए पूरी कोशिश करें कि अपना पूरा ध्यान आसन को करते हुए अपने शरीर पर रखें और फिर इस आसन का अभ्यास करेंगे। रिलैक्स, विश्राम, सामान्य कर लें। इस तरह से 2 से 3 बार इस आसन की आवृत्ति को दोहराया जा सकता है। बहुत ही उपयोगी है ये खड़े होकर पक्षी आसन का पूर्वाभ्यास। पूरे शरीर पे इफेक्ट आता है इस आसन का अभ्यास और पूरे शरीर के लिए लाभकारी है इस आसन का अभ्यास। पूरे दोनों पैरों में रक्त संचरण की क्रिया नियमित रूप से होती है और लोअर एब्डोमेन पे भी जिनके एक्स्ट्रा फैट रहती है, कमर पे जिनके एक्स्ट्रा फैट रहती है, उनके लिए भी बेहद उपयोगी है ये आसन। लेकिन ध्यान रखें, जिनको कमर दर्द रहता हो या अक्सर चक्कर जिनको आते हैं, वे इस आसन का अभ्यास नहीं करें। आज का योग मंत्र है, जिनको भी डकार अधिक आती हो वे बाजरे के दाने के आकार के बराबर छोटा सा हींग का टुकड़ा लें और या तो गुड़ के साथ लें या फिर केले के साथ उसका सेवन करें, तो उनके लिए बेहद उपयोगी होगा जिनको डकार बहुत ज्यादा आती है। तो आज के लिए बस इतना ही। कल हम फिर हाजिर होंगे एक नए योग मंत्र के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। नमस्कार। अन्नदाता कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। आइए एक नजर डालते हैं आज के मुख्य अंशों पर। मेषशलर यंत्र पर जानकारी भाग 2। पशु पोषण में अजोला का महत्व व उत्पादन तकनीक।
किसान भाइयों, कल के अंश में हमने आपको मक्का छुड़ाई यंत्र के परंपरागत तकनीक के बारे में तथा उसकी कार्य क्षमता एवं खामियों को बताया था। आज उसी अंश को जारी रखते हुए हम शक्ति चालित मक्का छुड़ाई यंत्र यानी मेषल यंत्र के बारे में बताएंगे। यह चूंकि 3 प्रकार की होती है, बिजली चालित, डीजल चालित एवं ट्रैक्टर चालित, जिसका इस्तेमाल कर आप आसानी से कम समय एवं कम खर्च में अधिक मक्का की छुड़ाई कर सकते हैं। तो किसान भाइयों, ये मशीन क्या है, इसकी कितनी कार्य क्षमता है एवं कार्य कैसे करती है, इस पर जानकारी हेतु आपकी मुलाकात करवाते हैं। किसान भाइयों, मक्का छुड़ाई यंत्र की अगर बात करें तो सर्वप्रथम डीजल चालित यंत्र का प्रयोग किसानों द्वारा बृहद पैमाने पर किया जाता है। इस यंत्र द्वारा मड़ाई करने पर 24 पैसे प्रति किलोग्राम का खर्च आता है तथा प्रति घंटा 800 किलोग्राम दाना छुड़ाता है और इस हेतु 2 लीटर डीजल की खपत होती है। अतः 800 किलोग्राम प्रति घंटा दानों को छुड़ाने हेतु 192 रुपए लागत खर्च आता है। यह यंत्र 700 आरपीएम पर चलता है। दूसरा यंत्र है विद्युत चलित मक्का छुड़ाई यंत्र। इसका प्रयोग भी किसानों के खेत पर देखा जाता है। इस यंत्र द्वारा मड़ाई करने पर 3 पैसा प्रति किलोग्राम का खर्च आता है तथा प्रति घंटा 800 किलोग्राम दाना छुड़ाता है और यह भी 700 आरपीएम पर चलता है। अतः 800 किलोग्राम दाना प्रति घंटा का कुल खर्च 24 रुपए आता है। तीसरा यंत्र है ट्रैक्टर चलित मक्का छुड़ाई यंत्र। इस यंत्र का प्रयोग बड़े किसानों के खेतों पर देखा जाता है। इस यंत्र द्वारा मड़ाई करने पर 13 पैसा प्रति किलोग्राम का खर्च आता है तथा ट्रैक्टर चलित थ्रेसर से 1 घंटे में 25 क्विंटल दाने की प्राप्ति की जा सकती है। यह 700 से 900 आरपीएम पर कार्य करती है। इस हेतु प्रति घंटा 4 लीटर डीजल की खपत होती है तथा 25 क्विंटल प्रति घंटे दाने हेतु 325 रुपए का व्यय करना पड़ता है। कृषक बंधुओं, मक्का छुड़ाने हेतु प्रयुक्त होने वाले थ्रेशर की कीमत 25,000 रूपए से लेकर 65,000 रूपए तक है तथा इन यंत्रों की खरीद पर उसके मूल्य का 50% अनुदान का राशि सरकार द्वारा देय है। अतः इन यंत्रों के विषय में संपूर्ण जानकारी हेतु संपर्क करें राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय पूसा समस्तीपुर, बिहार कृषि विश्वविद्यालय भागलपुर तथा बिरसा कृषि विश्वविद्यालय कांकेर रांची के अभियांत्रिकी विभाग से। इन सभी यंत्रों के अलावा महाराणा प्रताप कृषि विश्वविद्यालय उदयपुर द्वारा मक्का डिहस्कर सेलर यंत्र का इजाद किया है। इस यंत्र की कार्य क्षमता एवं महत्ता पर संपूर्ण जानकारी हेतु हम आपकी मुलाकात करवाते हैं डॉक्टर NK जैन से। आपने आज तक जो मशीनें देखी होंगी, मक्का के अधिकतर मशीनें हैं वो दाना निकालने के लिए होती है। ये मशीन महाराणा प्रताप कृषि विश्वविद्यालय के कटाई उपरांत प्रौद्योगिकी विभाग में बनाई गई है और इस मशीन द्वारा मक्का के भुट्टों से छिलके हटाने का काम और फिर दाने निकालने का काम, जो 2 महत्वपूर्ण काम है मक्का के भुट्टों के लिए, वो दोनों काम इस मशीन द्वारा एक ही बार में किए जा सकते हैं। ये मशीन जो लगभग 800 से 1000 किलो भुट्टे 1 घंटे में निकाल देती है और इसकी छिलाई के बारे में अगर बात करें तो लगभग 99% छिलाई हो जाती है। इस मशीन में खास बात यह है, जो दाना है वो टूटता नहीं है, जबकि बाजार में जो सेलर्स अवेलेबल हैं उनमें चूंकि छिलाई का पहले ही करते हैं हाथ से, तो इस वजह से उसमें दाना ज्यादा टूटता है और इसकी कीमत लगभग 33,000 रूपए है। जिस तरह से गेहूं के लिए आप थ्रेसर यूज कर रहे हैं, उसी तरह से ये मक्का का थ्रेसर है और जो साधारण रूप में जो किसान छिलाई का काम हाथों से कर रहे हैं और उसके बाद में या तो इसके दाने निकालने का काम डंडे से पीट के या बैलों के द्वारा या ट्रैक्टर के द्वारा निकालते हैं, उसमें दाने भी टूटते हैं, नुकसान ज्यादा होता है। तो उसकी बजाय अगर अपन इस मशीन का उपयोग करें तो छिलाई और दाने निकालने का काम, दोनों काम एक साथ हो जाते हैं। इस मशीन द्वारा, इस मशीन में थ्रेसर के रूप में ही एक सिलेंडर होता है और सिलेंडर के नीचे एक जाली वाला कॉनकेव होता है और वो कॉनकेव इस तरह से डिजाइन किया है जिससे कि मक्का के दाने उसमें से निकल जाए और उसके ऊपर जो डूंडे और जो छिलके हैं वो ऊपर होकर निकल जाते हैं और उन डूंडों और छिलकों को निकालने के लिए इसमें एक ही आउटलेट बनाया हुआ है जिससे कि डूंडे और छिलके हैं वो दोनों निकल जाते हैं और जो बारीक कचरा होता है उसको उड़ाने के लिए इस मशीन में एक ये ब्लोअर का प्रावधान किया गया है और इस मशीन को चलाने के लिए 5 हॉर्स पावर की मोटर की जरूरत पड़ेगी। इसके अलावा हमारे प्रदेश में कुछ बड़े भूभाग पर मक्का की खेती करने वाले किसान भाई मक्का की मड़ाई हेतु कंबाइन हार्वेस्टर का प्रयोग अपने खेतों पर कर सकते हैं। अतः कोई किसान मड़ाई हेतु इसका इस्तेमाल किराए पर लेकर करता है तो उसे 800 रुपए प्रति एकड़ की दर से देना पड़ता है
और इससे समय और श्रम की भी बचत होती है। आज के समय में कृषि के साथ सहव्यवसायों को अपनाकर ही हमारे किसान भाई अपने आर्थिक स्तर को ऊंचा कर सकते हैं। यदि हम कृषि सहव्यवसायों के अंतर्गत मछली पालन की बात करें तो यह एक लाभकारी व्यवसाय है, परंतु इसके लिए आवश्यक है कि इसका शुरुआती अवस्था से ही प्रबंधन कार्यों एवं तकनीकों पर ध्यान दें, जिससे हमें भविष्य में अपने तालाब से अधिक उत्पादन मिल सके। परंतु यहीं पर हमारे किसान भाई चूक कर जाते हैं, जैसे तालाबों के लिए उचित स्थान का चुनाव न करना, तालाब निर्माण तकनीकों पर ध्यान न देना, मछली तालाब में उन्नतशील नस्लों का चयन न करना तथा मछलियों के आहार प्रबंधन में कमियां इत्यादि देखी जाती हैं, जिसके कारण मछलियों में धीमी बढ़वार तथा उन पर विभिन्न प्रकार के रोगों का आक्रमण देखा जाता है। परिणाम स्वरूप तालाब से बहुत कम मात्रा में मछलियों की प्राप्ति होती है। अतः किसान भाइयों, यदि आप मत्स्य पालन करना चाह रहे हैं या कर रहे हैं तो उसके लिए नए तालाब निर्माण के साथ साथ अन्य कौन कौन से प्रबंधन कार्य करें जिससे कि हमें अधिक से अधिक मछलियों का उत्पादन मिल सके। तो इसके लिए देखिए कार्यक्रम की यह विशेष प्रस्तुति। मछली पालन किसी भी प्रकार के तालाब में किया जा सकता है। यदि मछली पालन की तकनीकी जानकारी समय से मिल जाए तो उनके अनुप्रयोग द्वारा सामान्य मछली पालन की तुलना में ज्यादा लाभ प्राप्त किया जा सकता है। यदि मछली पालन के इच्छुक कृषक नए सिरे से मछली पालन करना चाहते हैं तो बताया जा रहा है तैयारी एवं प्रबंधन को ध्यान में रखें। इसके अंतर्गत तालाब निर्माण, भूमि का चयन, स्थान पथरीला ना हो और वहाँ 2 से 2.5 मीटर तक अच्छी मिट्टी हो। यदि संभव हो तो जंगल के समीप की मिट्टी उपयुक्त रहती है। मृदा का पीएच 7 हो तथा पोषक तत्वों की मात्रा इस प्रकार हो: नाइट्रोजन 0.1%, फास्फोरस 0.01%, कार्बन 1.5%। चिरस्थायी जल स्रोत की व्यवस्था हो। जल रिसाव प्रति वर्ष 1 से 1.5 मीटर से अधिक न हो। अब वही चर्चा करते हैं इसके निर्माण पद्धति पर। क्षेत्रफल, तालाब का क्षेत्रफल 0.2 से 0.4 हेक्टेयर के बीच रखनी चाहिए। गहराई, तालाब की कुल गहराई 2 मीटर के आसपास रखनी चाहिए, जिसमें जल स्तर 1 से 1.5 मीटर आसानी से बनाया जा सके। दिशा के अंतर्गत तालाब निर्माण में दिशा एवं आकार का भी ध्यान रखना चाहिए। दिशा पूर्व पश्चिम तथा आकार आयताकार होना चाहिए। तली का ढलान, तली का ढलान 0.5% यानी 10 मीटर लंबाई पर 5 सेंटीमीटर का ढाल हो ताकि पानी को आसानी से बाहर निकाला जा सके। बांधों का ढलान, बांधों का ढलान तालाब की उम्र में स्थायित्व में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अतः बाहरी ढलान 1:1 तथा अंदर का ढलान 1:2 के अनुपात में होना चाहिए। तालाब बनाने वाली भूमि में खरपतवार, पेड़ पौधे को अच्छी तरह से साफ कर देना चाहिए तथा 15 से 20 सेंटीमीटर की मिट्टी को खोदकर अड़यंत्र एकत्रित कर लेना चाहिए तथा तालाब बनाने के बाद इसे पूरे तालाब में समान रूप से छिड़क देना चाहिए। बांधों को बनाते समय थोड़ा थोड़ा पानी छिड़क कर सुदृढ़ कर लेना चाहिए। बांधों के निर्माण के समय बांधों पर निवेशिका, जल निकास मार्ग एवं अप्लावी जल मार्ग का निर्माण आवश्यक है। तालाब निर्माण जो कि अप्रैल मई में पूरा कर लिया जाता है, थोड़ा पानी भरकर कुछ समय के लिए छोड़ दिया जाता है ताकि तालाब की मिट्टी, बंदे एवं अन्य ठीक से मजबूती प्राप्त कर ले। मत्स्य बीज हेतु तालाब की तैयारी, तालाब में मत्स्य बीज संचयन से पूर्व मत्स्य बीज उत्पत्ति शाला से बीज को उपलब्धता सुनिश्चित कर ले ताकि तालाब की तैयारी समय से की जा सके। बीज की उपलब्धता के लगभग 15 दिन पूर्व पूर्ण तरीके से तैयार तालाब में पानी भर दिया जाता है तथा बताया जा रहा है प्रयोग सुनिश्चित कर लेना चाहिए। इसके अंतर्गत 200 से 250 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर चूना, 20 क्विंटल गोबर की खाद प्रति हेक्टेयर प्रति महीना, 20 से 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर सिंगल सुपर फॉस्फेट, 20 से 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर यूरिया, जल स्तर 1.25 मीटर से 1.5 मीटर बनाए रखना चाहिए। अब तालाब को छोड़ दिया जाता है। जब पानी का रंग हरा भूरा होने लगे तो समझ लेना चाहिए कि तालाब बीज संचयन के लिए तैयार है। मत्स्य बीज संचयन दर, 6 प्रजातियों की संचयन दर 5000 से 10,000 उंगलिकाएं प्रति हेक्टेयर इस प्रकार रखी जाती है। मत्स्य बीज संचयन करने में कुछ सावधानी रखनी चाहिए, जैसे मत्स्य बीज की पैकिंग एवं संख्या सुनिश्चित होनी